हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित लाल जायसवाल, सिस्टम प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जीवन कॉलेज आरा। आज के इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करेंगे ओलिगोपोली मार्केट और उससे रिलेटेड स्विगी किंग डिमांड मॉडल की। सबसे पहले ये जानेंगे ओलिगोपोली वर्ड आया कहां से। द वर्ड ओलिगोपोली derived from two Greek words. Olig, it means few, and poly, it means to sell. It means in oligopoly market there are few sellers who sell their products. Oligopoly is defined as a market structure with a small number of firms, none of which can keep the other firm having significant influence. जो अल्पाधिकार का मार्केट होता है उसमें कुछ छोटी फर्म्स होती हैं जो कि सबसे डोमिनेंट फर्म होती हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित बिना किए नहीं रह सकती है। इट मींस कि वो आपस में इंटरकोरिलेटेड होती हैं या एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यद्यपि कि फर्म्स की संख्या बहुत हो सकती है, लेकिन उनमें से बहुत थोड़ी फर्में होती हैं जो मार्केट को डोमिनेट करती हैं, चाहे वो सेल के रूप में, चाहे वो प्राइस के रूप में, चाहे वो आउटपुट के रूप में। अगला जो इसका टाइप्स है वो है एन ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन इज आल्सो कॉल्ड कंपटीशन अमंग द फ्यू। जैसा हम पहले ही चर्चा कर रहे थे कि कुछ एक स्मॉल फर्म्स हैं जो डोमिनेट करती हैं और उन्हीं के बीच की जो कंपटीशंस है उन्हीं को हम ओलिगोपोली मार्केट के नाम से जानते हैं। आगे इसके हम कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि ओलिगोपोली मार्केट में जो वस्तुएं हैं वो होमोजेनियस भी हो सकती हैं या डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है। इट मींस कि सेम प्रोडक्ट के बनाने वाली फर्मों के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है और डिफरेंट टाइप के गुड्स को बनाने वाली फर्मों के बीच भी कंपटीशन हो सकता है। देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट। ये पहले ही चर्चा की थी कि जो सेलर की संख्या है वो बहुत ही कम है और वो एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यानी कि एक का जो भी बिहेवियर है, जो भी इकोनॉमिक बिहेवियर है, वो दूसरे को प्रभावित करता है। आगे हम देखेंगे इसकी फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहला फ्यू फर्म। अल्पाधिकार के मार्केट में जो फर्मों की संख्या होती है वो सीमित होती है। यद्यपि की फर्मों की संख्या अधिक होती है लेकिन वो फर्में इतनी डोमिनेट नहीं होती है। डोमिनेंट फर्में जो होती है उनकी संख्या बहुत कम होती है। दूसरा इसका विशेषता है बैरियर्स टू एंट्री। वो इसलिए होता है कि जो फर्में पहले से ही काम कर रही हैं वो अपनी बहुत मजबूत छवि में है, चाहे उनके सेल को लेके, उनके प्राइस को लेके और उनके आउटपुट को लेके, तो इनसे कंपटीशन करने के लिए आने वाली फर्मों को बहुत फाइट करनी पड़ती है, जिससे एक प्रकार का अपने आप ही एक बैरियर का काम करता है। और दूसरे बहुत सारे रीजन है, जैसे किसी कंपनी के पास पेटेंट है किसी वस्तु को बनाने को लेके, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी कंपनी उस चीज को नहीं बना सकती है पर्टिकुलर पीरियड तक। दूसरा, अगर उस कंपनी या फर्म को एक पर्टिकुलर चीज बनाने का लाइसेंस है तब भी कोई दूसरी फर्म उस चीज को नहीं बना सकती। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से एक बैरियर रहता है बाकी नए फर्मों को आने के लिए। तो अगला है वो नो प्राइस कंपटीशन। उनके आपस के बीच में लेके कोई भी मूल्य को लेके प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, जैसे कि हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पढ़ रहे थे। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चर्चा की थी कि प्राइस को लेके कैसे वहां कंपटीशन रहता है। इसकी कहीं ना कहीं विशेषता हमें परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलती है, जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहती है। सेम वे यहाँ पे भी कोई प्राइस को लेके कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से इस कदर रिलेटेड होती है कि किसी एक की प्राइस का जो चेंज है वो दूसरे को अपने मार्ग प्रभावित करता है और इस रिस्क को कोई फर्म वहन नहीं करना चाहती है। अगला इंटरडिपेंडेंस यानी कि परस्पर निर्भरता। ये सबसे महत्वपूर्ण है, पहले ही बताया था। जो भी फ्यू फर्में डोमिनेंट काम कर रहे हैं उनके आपस के बीच की बहुत घनिष्ठ निर्भरता है, यानी कि एक दूसरे की एक्टिविटी को वो प्रभावित करती है। अगला नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। पहले ही बताया कि वो जो प्रोडक्ट बना रही है फर्में वो सेम कमोडिटी की भी हो सकती है और डिफरेंशिएट कमोडिटी की भी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण जो है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट यानी कि मैंने पहले चर्चा की कि मूल्य को लेकर अगर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है तो सेलिंग कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी फर्म के, और जो प्रोडक्शन में जो कॉस्ट है वो उस फर्म के एग्जिस्टेंस में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है नो यूनिक पैटर्न ऑफ प्राइस बिहेवियर। मूल्य की ये की कोई एक बहुत सेट ऑफ पैटर्न नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है। वो किसी भी रैंडम तरीके से वो चेंज को मूल्य को चेंज करते रहते हैं। अब इसमें जो दो महत्वपूर्ण टर्म्स आते हैं ओलिगोपोली मार्केट में, उनमें वो है नॉन कोलिशन एंड कोलिशिव ओलिगोपोली। कोलिशिव ओलिगोपोली लाइक कार्टेल की तरह ये काम करता है। कुछ फर्में होती हैं
जो अपना एक समूह बना लेती हैं और अपनी प्राइस को या फिर दूसरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आपस में मिलकर तय करती हैं। नॉन कोलिसिव में ये जो कंपटीशन होता है वो फ्री ऑफ कंपटीशन होता है, जो अभी वो मिल के वो तय कर रहे थे, यह कंपटीशन की भावना से मूल्य, आउटपुट या भी सेलिंग तय होती है। और इसी ओलिगोपोली मार्केट में जो सबसे महत्वपूर्ण मॉडल हम लोग को पढ़ना है वो है सुजी किंग डिमांड कर्व मॉडल। 1939 में पॉल सुजी नाम ने इस मॉडल को दिया था ओलिगोपोली मार्केट की, कि कैसे ओलिगोपोली मार्केट में एक प्राइस रिजिडिटी होती है, यानी कि मूल्य के साथ कोई भी परिवर्तन, चेंज जो है फर्म में वो नहीं चाहती है, ऐसे उनके बीच एक प्राइस रिजिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो डिमांड कर्व होता है वो एक टूटी आकार का हो जाता है, यानी दो शेप के डिमांड कर्व आपको देखने को मिलते हैं। और इस डिमांड कर्व के किंग होने का रीजन क्या होता है, तो मैंने पहले ही बताया कि क्योंकि प्राइस जो है वो रिजिड है, और प्राइस जहां पे रिजिड है, अगर उससे कोई भी मूल्य कोई भी फर्म ऊपर करती है तो उसकी वजह से उसकी सेल में गिरावट आ जाएगी और इसका फायदा दूसरी फर्मों को मिल जाएगा। और इस न केवल उसके मूल्य में गिरावट आएगी, बल्कि उसके जो भी कंज्यूमर है वो भी स्विच ओवर दूसरी फर्मों को कर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर उस रिजिड प्राइस से वो मूल्य नीचे करती है तो बाकी फर्में भी उसको फॉलो करेंगी और उस अपने मूल्य को नीचे कर देंगी, तो इससे भी उसको कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से कोई भी फर्म अपने जो सेट ऑफ प्राइस है उससे छेड़खानी नहीं करती है, जिसकी वजह से वो जो कर्व है वो दो शेप का हो जाता है उनका डिमांड कर्व। जो पहला वाला पोर्शन है वो मोर इलास्टिक होता है, यानी कि मूल्य में थोड़ा सा भी परिवर्तन करेंगे तो उसमें बहुत सारे चेंज हो जाएंगे, यानी मूल्य में थोड़ा सा मूल्य घटाएंगे वो बहुत ज्यादा बिक्री बढ़ जाएगी, मूल्य में थोड़ा मूल्य बढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा बिक्री घट जाएगी, इसलिए वो मोर सेंसिटिव एरिया होता है। आप नीचे के पोर्शन पे आएंगे तो वो डिमांड कर्व मोर इनइलास्टिक होता है, यानी मूल्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उसमें मूल्य के घटा देने से भी कोई बहुत ज्यादा डिफेक्ट नहीं आएगा। इसकी वजह से ये जो डिमांड कर्व होती है वो किंगी टाइप की टूटी हुई होती है। अब अगला है कि ये प्राइस रिजिडिटी क्यों होती है, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर उस रिजिड प्राइस से या उस सेटअप प्राइस से ऊपर या नीचे जो भी आप चेंजेस कर सकते हैं उसकी वजह से ना उनको कोई फायदा होता है ना नुकसान होता है, इस वजह से वो प्राइस के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, प्राइस के साथ कोई चेंजेस नहीं करते हैं, इसलिए जो प्राइस होती है वो रिजिड हो जाती है, यानी एक सेटअप प्राइस हो जाती है। और ये फिगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये किंग डिमांड कर्व का मॉडल है, जिसमें एक्स एक्सिस पे उसकी क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे प्राइस एंड कॉस्ट है। इसका जो एआर कर्व यानी कि डिमांड कर्व होता है वो पी और पीडी दो टुकड़ों में बटा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि P जो है उसका एक सेटअप प्राइस है, जो कि प्राइस रिजिडिटी है मार्केट की सेटअप प्राइस है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। अब हम ये देखते हैं कि इसके साथ चेंज करने से इसमें क्या दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम केपी डिमांड कर्व को लेते हैं, जो कि मोर इलास्टिक है, यानी कि प्राइस का इसके साथ सेंसिटिवनेस ज्यादा है। तो अगर इसकी प्राइस को हम चेंज कर सकते हैं, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो प्राइस चेंज P0 से ऊपर अगर प्राइस लेते हैं तो डिमांड में उसके गिरावट आ जाएगी, और चूंकि KA जो उसका MR कर्व है अब वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने से उसके प्रॉफिट में तो कमी आएगी, लेकिन वो बहुत कमी नहीं आएगी, लेकिन उसकी सेल में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। क्योंकि अभी MR कर्व इसका पॉजिटिव में बना हुआ है, इसलिए प्रॉफिट कम होगा लेकिन नेगेटिव में नहीं जाएगा। एक दूसरा डिमांड कर्व लेते हैं PD, ये देखिए नीचे का हिस्सा, जो कि मोर इनइलास्टिक है, यानी कि प्राइस के चेंजेस से इस पे बहुत कम असर पड़ता है। तो अगर कोई भी फर्म P0 से अगर प्राइस नीचे करती है तो क्या होगा, उसकी बिक्री पे बहुत असर नहीं पड़ेगा और बाकी फर्में भी उस प्राइस के डिक्रीज को फॉलो करेंगी। इसकी वजह से उसकी दो नुकसान होंगे, पहला तो उसकी बिक्री में कमी हो जाएगी, दूसरा उसके प्रॉफिट में कमी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि सेकंड पोर्शन का जो MR कर्व है, जो ABR है वो नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए वो उस प्राइस को P0 से नीचे भी नहीं करेगा, यानी कि दोनों सिचुएशन में उस फर्म को घाटे की ही स्थिति होगी। इसलिए वो जो P0 है वो एक सेटअप प्राइस रहेगा। इसकी वजह से ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस रिजिडिटी की स्थिति रहती है। क्योंकि KP और PD दो डिमांड कर्व शो कर रहे हैं इसमें, जो कि टूटा हुआ आपको दिख रहा होगा, इस वजह से इसको किंग ने पॉल सुजी साहब ने इसको किंग डिमांड कर्व के रूप में घोषित किया। थैंक यू।